एंड उसके क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। उसके अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो देन दैट कैन बी अ कंसर्न, देन प्लीज गेट बैक टू मी एंड प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द डाउट सॉल्विंग ग्रुप। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप अटक जाते हो देन प्लीज ड्रॉप दैट क्वेश्चन ओवर देयर, और यू कैन डायरेक्टली मुझे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड देखते हैं हमारा क्या होता है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Great. This is your chapter and the chapter itself is a very important chapter and इसका वेटेज भी आपको मिल जाता है। लाइक जनरली यू गेट टू हैव 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन के आपके जनरली आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सो यू गेट टू सी अराउंड 2 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द प्लांट फिजियो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट, सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या सीखोगे। सो आपने फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि कैसे आप शुगर मॉलिक्यूल बना रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि उस शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके आप कैसे एनर्जी जनरेट करते हो। सो इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू ब्रेक डाउन द शुगर मॉलिक्यूल। आप कैसे शुगर मॉलिक्यूल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हो और उसमें से आपको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो काफी सारी चीजें करने के लिए। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज लाइक योर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग। सो एब्जॉर्प्शन आपका हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया एंड इवन ब्रीदिंग। इन सब इवेंट्स के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी आपकी कहां से आती है, दैट एनर्जी इज समथिंग व्हिच विल कम फ्रॉम द शुगर मॉलिक्यूल। और वही चीज आज हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे। अब याद रखना, जनरली आप ये बात आप जानते हो कि आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है शुगर मॉलिक्यूल को। योर बॉडी इज गोइंग टू ब्रेक डाउन योर शुगर मॉलिक्यूल। लेकिन शुगर के अलावा आपके और भी कई सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर सकती है। लाइक योर बॉडी कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन समथिंग लाइक योर प्रोटीन, your body can also break down something like your fat। तो ये सारे आपके सबस्ट्रैट है जिनको ब्रेक डाउन करके आप एनर्जी बना सकते हो। हमारा जो लेक्चर यहाँ पे चलेगा, हमारा जो चैप्टर जिस बेसिस पे हमारा यहाँ पे चलेगा आगे बढ़ेगा, वो हमारा रहेगा कि हम कैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हाउ वी आर ब्रेकिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड वी आर जनरेटिंग द एनर्जी ओवर हियर, राइट। बट याद रखना, आपकी बॉडी शुगर के अलावा, ग्लूकोज के अलावा आपके प्रोटीन और फैट्स को भी यहाँ पे अपना ब्रेक डाउन कर सकती है। तो आप ये मान लो कि आपकी बॉडी क्या करती है, पहले ग्लूकोज को कंज्यूम करती है। ग्लूकोज अगर खत्म हो गया देन इट विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन, and then protein खत्म हो गया then it will break down the fats। so that's how the body is going to use the your resources। so पहले शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, then protein and then fats। अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ चीजें हमेशा याद रखें यहाँ पे। these are the things which also becomes a foundation for your animal physio as well। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना ब्लड के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इवन दो चैप्टर का नाम आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये जो इवेंट हम यहाँ पे सीखेंगे ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, जो भी आप यहाँ पे सीखोगे, द सेम थिंग आई विल फाइंड हैपनिंग इन माय एनिमल सेल एज वेल। द सेम थिंग आई विल फाइंड आल्सो हैपनिंग इन माय एनिमल बॉडी एज वेल, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखो कि जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्लूकोज की यूज करने की फॉर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यू शुड नो वन थिंग। यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू मेंटेन अ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। सो ब्लड के अंदर, in blood there should be certain amount of glucose should be present। so certain amount of glucose, certain amount of glucose should be always present, should be present। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मेरा सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मुझे ब्लड में हमेशा यहाँ पे क्यों चाहिए। बिकॉज एक बात याद रखना कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज चाहिए ताकि आप एनर्जी का जनरेशन आप कर सको हमेशा। इसके अलावा एक और बात याद रखना, ये तो चलो एक बात समझ सकते हो आप, बट वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट योर ब्रेन विल ओनली यूज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपका जो ब्रेन होता है वो सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करता है एनर्जी जनरेशन के लिए। दैट इज व्हाई यू ऑलवेज नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। आपके ब्लड के अंदर एक ग्लूकोज लेवल आपको हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। बिकॉज क्यों, आपका जो ब्रेन यहाँ पे होगा, द ब्रेन यू विल हैव, the brain will always use your glucose molecule। so brain always use the glucose molecule, याद रखना, uses only glucose molecules। तो अब ये मान लो कि जितना भी शुगर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बॉडी में होता है ना,
मेजॉरिटी ऑफ द शुगर इज कंज्यूम बाय माय ब्रेन, आपका ब्रेन उसे वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसका एक बड़ी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आप सबने कभी ना कभी देखा होगा। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि कई बार होता है स्कूल में पीटी हो रही होती है सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे, या धूप में कर रहे होते हैं 10 बजे कुछ स्कूल के अंदर। तो कभी आपने नोटिस किया होगा बच्चे गिर रहे होते हैं, चक्कर आके गिर रहे होते हैं, फिर आते टीचर दौड़ दौड़ के उसे उठा के लेके जाते हैं। होता है आपके स्कूल में? नहीं होता, हमारे स्कूल में तो होता था ये। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, बच्चे गिर जाते, लेके जाते उन्हें, फिर जाके कुछ पानी में डालते, ग्लूकोज पिलाते, नोटिस करना, ग्लूकोज पिलाते, बिस्किट खिलाते कि खा खाओ, ऐसे करके खिला रहे होते उन्हें वहां पे। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर, इन केस इफ यू हैव अ लो शुगर लेवल इन द ब्लड, राइट, समझो बच्चा अगर नाश्ता करके यहाँ पे नहीं आया, बॉडी में शुगर लेवल यहाँ पे कम है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो टाइम पे बॉडी क्या करती है, बॉडी इज लाइक कि वैसे भी आपके पास ग्लूकोज तो है नहीं बॉडी के अंदर, ऊपर से आप खड़े हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, समझ लो, योर ब्रेन नीड्स ग्लूकोज, एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग या डूइंग योर एक्सरसाइज, द ब्लड फ्लो इज हैपनिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ब्रेन तक जो आपका ब्लड जा रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको वहां पे जा रहा है, और वैसे भी आपके ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज ज्यादा है नहीं वहां पे, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपको बेहोश करा देती है कुछ टाइम के लिए, इट विल मेक यू स्लाइटली अनकॉन्शियस, और द होल आइडिया इज कि आप हो जाओ हॉरिजॉन्टल, दैट्स द होल आइडिया। आपकी बॉडी का प्लान ये होता है कि आपको करना है वहां पे हॉरिजॉन्टल। अब सडनली अगर आप हॉरिजॉन्टल वहां पे हो गए, सो एक एडवांटेज वहां पे ये मिलता है दैट द ब्लड रश टुवर्ड्स द ब्रेन विल बी मच मोर हायर, बिकॉज नाउ यू आर नो लॉन्गर स्टैंडिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तुम लेट गए, तो जितना भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज होगा आपके ब्लड के अंदर, इट विल स्टार्ट रीचिंग टुवर्ड्स द ब्रेन ओवर देयर। तो ये भी आपने देखा होगा कि कई बार लोग फास्ट करते हैं, तो फास्ट करने के बाद चक्कर आके गिर जाते हैं, अगर नहीं हो रहा होता तो, जिनको आदत नहीं होती उन्हें चक्कर वगैरह आते हैं, दे डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग। एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दिस, अगर आप बिना खाए पिए अगर आते हो ना क्लास के अंदर, तो भी आपका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लग पाता, you will always, you won't be able to focus on your thing if you don't have right amount of glucose in the blood itself. That is also happens अगर आप कहीं खो जाते हो ना, और अगर आपके बॉडी में खाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं या ग्लूकोज नहीं है, then you will feel disoriented. So याद रखना, your glucose is always is the only molecule used by the brain, and that is what you have to understand in this. That's why you always have to maintain a right amount of glucose. आपको हमेशा बॉडी के अंदर एक certain amount of glucose आपको maintain करना होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये चीज आपको आगे भी वापस से काम आएगी। अभी हमने यहाँ पे ये देखना है कि आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कैसे करते हो, हाउ यू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड हाउ यू जनरेट द एटीपीज ओवर देयर, वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। और अभी के लिए याद रखना, अगर आपकी बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल करती है, ग्लूकोज सारा खत्म हो गया, देन योर बॉडी विल स्विच ऑन टू योर प्रोटीन, प्रोटीन सब खत्म हो गया, देन द बॉडी विल स्विच ऑन टू योर फैट्स, दैट्स हाउ द बॉडी विल यूज योर सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे, राइट। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी फ्यू थिंग्स। You have a plant and plants are my autotrophs. So these are my autotrophs यहाँ पे, and the autotrophs you know they can make their own food. इन्होंने अपना खाना खुद बना लिया, तो बेसिकली मेरे प्लांट ने अपना खाना खुद बनाना है, and their खाना is going to be the starch over there. इनका खाना जो बन के आपको मिलेगा, that is going to be the starch in this. Starch is nothing made of my glucose molecule, और इसको इस्तेमाल करके फिर अपना एनर्जी जनरेट करता है। Starch is made up of my ग्लूकोज पॉलीमर, तो कई सारे ग्लूकोज यहाँ पे आपको जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे, दैट्स व्हाट स्टार्च इज मेड अप, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब प्लांट्स के अंदर तो आपको मिलता है स्टार्च एज अ स्टोर्ड फूड। एनिमल्स में याद रख लेना, इवन दो इट्स दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट स्टिल यू शुड नो दिस, एनिमल्स के अंदर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ग्लाइकोजेंस। एनिमल्स के अंदर जो आपको स्टोर्ड फूड आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, that is your glycogen. So glycogen भी आपका जो होता है, it is made up of my long chain of my glucose molecule. So glycogen जो आपका होता है, it is a polymer of glucose. तो भूलना मत, this is going to be a polymer of glucose यहाँ पे। ठीक है, चलो। This is a cow which is a heterotroph. So heterotrophs cannot make their own food. ये लोग कुछ भी कंज्यूम करेंगे तब इनको अपनी एनर्जी मिलेगी, और इनके अंदर भी आप ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करते हो टू मेक देयर एनर्जी मॉलिक्यूल आप जनरेट करते हो। सो हेटेरोट्रॉप हो या ऑटोट्रॉप हो, याद रखना आपको एनर्जी बनाना है ताकि आप ग्रोथ कर पाओ, रिप्रोडक्शन कर पाओ, यू कैन डू योर नॉर्मल एक्टिविटीज, सो यू नीड टू हैव द एनर्जी फॉर्मेशन टू बी हैपनिंग ओवर देयर। तो भी हम एक यहाँ पे काम समझते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल leading to release of considerable amount of energy is called as my respiration. जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से, तो उसको ब्रेक डाउन करने के बाद जो आपके यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज माय रेस्पिरेशन, राइट।
अब इसमें हम एक चीज समझते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोज एंड लेट्स टॉक अबाउट कि ग्लूकोज आपका यहाँ पे सेल में आता कैसा है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका कैसे होगा रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर जो पहली चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इज माय ग्लाइकोलाइसिस। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स सी यू हैव अ सेल ओवर देयर। समझो यहाँ पे एक सेल है, सेल है तो इसके अंदर आपका यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, ठीक है, सेल वी हैव द न्यूक्लियस ओवर देयर। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन की, सो याद रखना, विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ माय ग्लाइकोलाइसिस, विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने अपने यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यूजिंग योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यू विल एक्चुअली एंटर इनसाइड द सेल बेसिकली। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका सेल के अंदर आएगा और देन उसे आप ब्रेक डाउन करोगे, राइट। तो इसको हम पहले बाद में समझते हैं, स्टेप्स इसके अंदर क्या होगा हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज अंदर आता कैसे है। तो अज्यूम करो कि आपका ग्लूकोज यहाँ पे बाहर खड़ा है, बाहर मतलब ब्लड में खड़ा है ये ग्लूकोज आपका यहाँ पे अंदर कैसे आएगा। सो ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए यू नीड सम प्रोटीन चैनल्स। ग्लूकोज अपने आप अंदर आ नहीं सकता, इसको थोड़ी यहाँ पे हेल्प चाहिए होती है और वो हेल्प आपको मिलती है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माय प्रोटीन चैनल। सो ऑन द सेल मेम्ब्रेन यू विल हैव सम प्रोटीन चैनल्स। यहाँ पे ऑन द सेल मेम्ब्रेन यू विल हैव सम प्रोटीन चैनल्स आपके यहाँ पे, एंड दीज प्रोटीन चैनल्स आर कॉल्ड एज माय GLUT4। सो ये है मेरे यहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल्स एंड दीज प्रोटीन चैनल्स आर कॉल्ड एज माय GLUT4। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, these are called as a GLUT4। ये आपका एक पोटेंशियल सवाल बन सकता है, तो याद रखना GLUT4 इज अ प्रोटीन चैनल। ये आपको मिलते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और इन प्रोटीन चैनल की मदद से मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे अंदर जा सकता है। माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन एंटर इनसाइड द सेल। अगर मेरा GLUT4 वहां पे नहीं बन रहा, अगर मेरा GLUT4 वहां पे बन नहीं रहा ना, तो आपका ग्लूकोज आपका अंदर नहीं आ सकता। Glucose cannot enter inside the cell. So this is a protein channel। आप समझ लो ये खिड़की है जिसके थ्रू, या दरवाजा है जिसके थ्रू ग्लूकोज आपका अंदर आ सकता है। तो ये बात भूलना मत। कोई चीज समझ नहीं आ रही हो देन बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। So that is my GLUT4 and this is a protein channel। And using my protein channel I'll be finding my glucose can enter inside the cell। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, सर व्हाट इज अ GLUT4 फुल फॉर्म? नहीं बेटा, उसका नाम ही वही है, जस्ट हैव टू राइट GLUT4, उतना ही आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यू विल हैव GLUT4 3 2 5, जस्ट हैव टू नो दैट इट्स अ GLUT4 नेम ऑफ अ प्रोटीन चैनल यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल फाइंड इन दिस ना, सवाल ये आता है कि मेरा GLUT4 यहाँ पे, अच्छा फॉरगेट दैट, एक और चीज यहाँ पे याद रखो। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, दैट्स डायबिटीज, अ वेरी वेरी कॉमन कंडीशन नाउ यू गेट टू सी इन द पॉपुलेशन। एक डायबिटीज नाम की कंडीशन होती है विच एक्चुअली हैपेंस बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन। आपका इंसुलिन की कमी की वजह से आपको डायबिटीज आपको वहां पे होता है। अब बेसिकली डायबिटीज में आपको हो क्या रहा होता है वहां पे, अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है, अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, बिकॉज हम सब तो नॉर्मल है, वी आर नॉट डायबिटिक। द रीजन वी आर नॉट डायबिटिक बिकॉज इंसुलिन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ माई GLUT4। जो GLUT4 होता है ना आपके सामने जो बना के रखा हुआ मैंने आपका यहाँ पे, ये बनाता पता है कौन है, ये किसकी मदद से बनाया जाता है या किसकी मदद से ये आपका मेम्ब्रेन पे आके लगता है, दैट इज माय इंसुलिन। इंसुलिन की मदद से GLUT4 आपके लगता है आपका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब आप थोड़ा सोचोगे तो समझ पाओगे, जब किसी को डायबिटीज होता है व्हाट विल हैपन, जनरल हम क्या सुनते हैं, दे विल हैव हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दे विल हैव हाई शुगर लेवल। क्यों होता है शुगर लेवल हाई उनके अंदर, बिकॉज उनके बॉडी के अंदर GLUT4 बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा उनके बॉडी के GLUT4, या मैं कहूंगा क्यों उनके सेल्स के अंदर GLUT4 आपका नहीं बन रहा, बिकॉज दे डोंट हैव इंसुलिन। इंसुलिन के इन्फ्लुएंस के अंदर ही आपका GLUT4 बनाया जाता है, एंड देन ओनली द ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द सेल। ये रिलेशन याद रखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी समवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द थिंग्स आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। आपको ये रिलेशन आपको समझ आना चाहिए कि आपका जो प्रोटीन चैनल आपका है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ना, ये बनता इसलिए है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन की मदद से ही बनाया जाता है। अगर इंसुलिन ना हो नो GLUT4, अगर इंसुलिन ना हो नो GLUT4, तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा, ग्लूकोज आपका ब्लड में ही घूमता रहेगा, एंड दैट इज व्हेन वी से द पर्सन विल हैव अ हाई ग्लूकोज लेवल और हाई शुगर लेवल। तो ये एक बात याद रखना, ठीक है। चलो अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लूकोज आपका यहाँ पे अंदर आ रहा है,
Glucose will enter inside the cell, and once it enter inside the cell, it will initiate the process of my glycolysis. अब glycolysis को लेके आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, glycolysis आपका होगा irrespective of anything. So glycolysis is a process which will happen irrespective कि आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं है. ये बात याद रखना, that glycolysis is a 10-step reaction. It's a 10-step reaction. और ये जो मेरा 10-step reaction जो मेरे सामने है यहाँ पे, जो अभी हम सीखेंगे, हम जो करेंगे हमारे यहाँ पे, this will takes place in the cytoplasm. ये हमेशा आपका होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट? एंड इट विल टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपका होना ही है. तो जब आपका ग्लाइकोज स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी यहाँ पे? अच्छा ठीक, याद रखना, ठीक, अगर ना दिखे ना बताना मुझे यहाँ पे, ठीक है? सो ग्लाइकोलाइसिस में याद रखना, यू हैव अ 10 स्टेप रिएक्शन. साइटोप्लाज्म के अंदर आपके रिएक्शन आपके यहाँ पे होंगे ग्लाइकोलाइसिस के, एंड ये हो रहा है आपका, अगर आप ऑक्सीजन है सेल के अंदर या नहीं, यू विल फाइंड दिस थिंग हैपनिंग ऑल द टाइम. हाँ बेटा बताओ क्या सवाल है आपका? सर एक और बार समझा सकते हो? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में आपका क्या होता है ना कि आपका ये जो प्रोसेस होगा ये आपका होगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. तो आप ये मान लो कि समझो अगर ये मेरे यहाँ पे सेल है, ये अगर मेरे यहाँ पे सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो जैसे ही आपका ग्लूकोज अंदर आता है, समझो आपका ग्लूकोज आपका बाहर से आपका यहाँ पे अंदर आ चुका है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर. तो जैसे ही मेरा ग्लूकोज मेरा सेल के अंदर आ चुका है साइटोप्लाज्म के अंदर, इट विल अंडरगो 10 स्टेप रिएक्शन. इसके साथ एक प्रोसेस किया जाएगा, इसके साथ इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोलाइसिस, एंड इट इज माय 10 स्टेप रिएक्शन. ये आपका होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन हो या ना हो, दिस प्रोसेस विल ऑलवेज टेक्स प्लेस. ये आपका प्रोसेस आपका हमेशा वहां पे रन किया जाएगा, दैट इज माय ग्लाइकोलाइसिस. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में आपका हो क्या रहा है, व्हाट आर दोस 10 स्टेप्स, क्या होता है आपके यहाँ पे 10 स्टेप्स, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. So this is a first event for generating ATP molecules. ये तो करना ही है, यहां से आपका स्टोरी आपका स्टार्ट होगा. So that's the first thing we'll find happening in this. तो इमेजिन करो कि आपका ग्लूकोज आपका यहाँ पे अंदर आ चुका है. इमेजिन दैट योर ग्लूकोज हैज एंटर्ड इनसाइड द सेल, राइट? सो यहाँ पे आपका एक छोटा सा रिएक्शन बना के दिया हुआ है आपके सामने, दैट यू हैव अ ग्लूकोज विल कंज्यूम माय CO2 molecules. CO2 आपको मिलेगा, H2 मिलेगा, एनर्जी आपको मिलेगा. दैट इज द स्टोरी ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन. ये मेरी रिएक्शन फॉर माय एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है? अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको एनर्जी मिलती है देखने के लिए, जो आप आगे करोगे. अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम कर रहे हैं हमारा ग्लाइकोलाइसिस, विच विल हैपन चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस. तो जब मैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात करता हूँ, सो विल स्टार्ट विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एवरीथिंग विल स्टार्ट विद द ग्लूकोज. आपका ग्लूकोज जो आपका यहाँ पे अंदर आ चुका है सेल के अंदर, दिस ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जैसे आपका सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया ना, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे क्या करते हो, यू विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इसको आप कन्वर्ट कर दोगे आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर हियर. और ये स्टेप करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज माय हेक्सोकाइनेज. सो एंजाइम एक एंजाइम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सो फिलहाल के लिए हम उसी एंजाइम का नाम यहाँ पे याद रखते हैं. सो हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम की मदद से आपका पहले आपका यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका पे बनाया जाएगा. अब जब आप ये रिएक्शन आपका होता है, जब आपका पहला स्टेप हम यहाँ पे रन करते हैं, तो ये रन करने के लिए आपको यहाँ पे आपको एक एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो बेसिकली आप ग्लूकोज को यहाँ पे आप फॉस्फेट दे रहे हो, सो ग्लूकोज हैज कन्वर्टेड इनटू माय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो जब आपने ये कन्वर्जन किया, ये करने के लिए आपने यहाँ पे एक एटीपी का यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वाज इन्वेस्टेड ओवर हियर, और उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया इनटू माय एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर. तो यहाँ पे एक एटीपी को हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड यू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे क्यों है. याद रखना, ग्लूकोज जैसे ही आपका अंदर आया ना सेल के अंदर, पहला रिएक्शन या पहला जो आप यहाँ पे
एंजाइम आके जो अपने यहाँ पे काम करेगा वो क्या करता है, इसको एक फॉस्फेट लगा देता है। द एंजाइम हेक्सोकाइनेज विल कम और इसको एक यहाँ पे फॉस्फेट लगा देगा। अब ये फॉस्फेट लगाने का पर्पस क्या होता है? फॉस्फेट लगाने का पर्पस ये होता है कि जो ग्लूकोज मेरा अंदर आया है वो बाहर ना जा सके, क्योंकि याद रखना ग्लूकोज आपका अंदर आया था वाया माय GLUT4। ग्लूकोज मेरे यहाँ पे अंदर आया था वाया माय GLUT4। अब GLUT4 इज परमिएबल फॉर्म है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज अंदर आ रहा है ना, तो बाहर भी जा सकता है, घूमते घूमते हुए अंदर आ गया तो बाहर भी निकल सकता है। तो आपका सेल क्या करता है, उसे एक फॉस्फेट लगा देता है। जैसे ही आपने उसे फॉस्फेट लगा दिया, जो ग्लूकोज कैन नो लॉन्गर पास थ्रू माय GLUT4, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब आपका बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? बिकॉज GLUT4 इज ओनली परमिएबल फॉर्म है ग्लूकोज। GLUT4 जो आपका यहाँ पे होगा, इट विल बी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बेटा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो GLUT4 जो आपके यहाँ पे होता है ये आपका सिर्फ परमेबल होगा आपके यहाँ पे ग्लूकोज के लिए। सो यू विल नॉट फाइंड ग्लूकोज लिविंग द सेल। इसके ऊपर बेस एक काफी पहले सवाल आया था एम्स के एग्जाम के अंदर कि क्यों आप पेशेंट को ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं देते सलाइन के अंदर। आप जानते हो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में उसे सलाइन चढ़ाया जाता है, सलाइन के अंदर विल हैव द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सवाल यहाँ पे ये था आपके एग्जाम के अंदर कि क्यों ग्लूकोज की जगह दे डू नॉट यूज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। काफी पुराने एग्जाम का सवाल था एम्स का, बट वो पूछा गया था। एंड द आंसर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप इसलिए देते सलाइन के अंदर क्योंकि वो कभी भी बाईपास नहीं हो पाएगा मेरे इस मेम्ब्रेन से। मेरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कभी पास नहीं कर सकता मेरे GLUT4 से। अगर वो पास नहीं कर सकता तो सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, अगर वो सेल के अंदर जा नहीं पाएगा तो आपका एनर्जी फॉर्मेशन आपका हो नहीं सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड इट इज माय इरिवर्सिबल स्टेप। जैसे ही आपका ग्लूकोज आया उसको फॉस्फेट आपका हेक्सोकाइनेज लगा देगा ताकि वो बाहर ना निकल सके। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. फर्स्ट थिंग यू फाइंड हैपनिंग इन दिस कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने लगा दिया ताकि वो अपना यहाँ पे बाहर ना निकल सके। नेक्स्ट थिंग आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू माय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। The next thing you will find happening here is going to be your this glucose 6 phosphate will convert into my your fructose 6 phosphate। ये इसका एक आइसोमर यहाँ पे होता है fructose 6 phosphate। कई बार ऐसा होता है कि आपके सेल के अंदर अगर फ्रुक्टोज आया ना, कई बार आपके सेल के अंदर फ्रुक्टोज अंदर आ सकता है। तो फ्रुक्टोज अगर आपके सेल के अंदर एंटर कर रहा है देन उसको हम फॉस्फेट देके we can actually start the reaction again, so we can start the glycolysis, but generally हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे। we'll always do start it from the glucose itself। someone has raised their hand? नहीं, okay। so glucose 6 phosphate will convert to fructose 6 phosphate। इसको करने के लिए आपका कोई एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे नहीं होता। सो दिस इज आइसोमरेज एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा जिसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट इसको करने के लिए आपका कोई भी आपके यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व लाइक यहाँ ये इसमें आपका कोई एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे नहीं हो रहा। देयर इज नो एनर्जी मॉलिक्यूल गेटिंग इन्वेस्टमेंट ओवर हियर। Then fructose 6 phosphate will convert into your fructose 1,6 biphosphate। ये fructose 1,6 एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हाँ बेटा हाँ, fructose 1,6 biphosphate। अब जब आपने कन्वर्जन अपना यहाँ पे किया तो बेसिकली आपने क्या किया, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था उसके ऊपर आपने एक और फॉस्फेट लगा दिया। पहले कहाँ पे लगा था फॉस्फेट? छठे कार्बन पे लगा हुआ था। अब आपका यहाँ पे कार्बन पे लगा हुआ है, आपका फर्स्ट कार्बन पे भी आपका नया फॉस्फेट आपका यहाँ पे लग चुका है। तो जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू माय फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, इस टाइम के अंदर भी यू विल फाइंड कि आप यहाँ पे एक एटीपी का आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो यू विल फाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल गेट इन्वेस्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे भी आपने एक एटीपी का यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपना कर लेना है। सो 1 एटीपी इज गेटिंग इन्वेस्टेड ओवर हियर। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ जी बेटा बताइए, शाम्या देवी बताइए क्या सवाल है आपका? आपने हैंड रेज किया है, बोलिए अनम्यूट करके। Which enzyme is in glucose 6 phosphate into fructose? बेटा आइसोमरेज, दैट्स आइसोमरेज एंजाइम। एंजाइम के नाम हम बाद में देख लेंगे। सो आइसोमरेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम। वी विल कन्वर्ट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। सो पहला स्टेप पे मैंने यहाँ पे एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। सेकंड स्टेप पे मैंने यहाँ पे एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। एंड थर्ड स्टेप पे आई हैव कन्वर्टेड माय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, और ये करने के दौरान भी मैंने यहाँ पे अपना एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो थर्ड स्टेप जो मेरे यहाँ पे होता है ना, ये भी मेरा होता है यहाँ पे इरिवर्सिबल। सो फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप आर माय इरिवर्सिबल। थर्ड स्टेप वाला एंजाइम भी आप यहाँ पे याद रखना बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज।
द थर्ड स्टेप का जो एंजाइम आपका यहाँ पे आएगा दैट्स योर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। आपके लिए ये सवाल रेयर है, लेकिन ये आ सकता है कि कौन से स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जो आपके होते हैं इरिवर्सिबल, मतलब वो होने के बाद पीछे नहीं जा सकते। सो पहला स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपके रिवर्सिबल आपके होता है, एंड यू विल हैव अ सेकंड स्टेप। ये मैं बाद में आपको लिखा दूंगा। सॉरी, द थर्ड स्टेप, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप आर माय इरिवर्सिबल यहाँ पे। सो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की मदद से आई विल फाइंड fructose 6 phosphate will convert into my fructose 1,6 biphosphate। अभी तक याद रखना, अभी तक मुझे कोई एटीपी मिला नहीं है। यहाँ पे एटीपी मैंने यहाँ पे खर्च किया है। सिंपल रखो इस बात को। ग्लूकोज को मैंने अभी ब्रेक डाउन कर दिया इनटू माय ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, और अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ खर्चा किया है, मुझे कोई फायदा यहाँ पे नहीं मिला है। सो एटीपी मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है एट अ फर्स्ट स्टेप, एंड एट अ थर्ड स्टेप मैंने यहाँ पे एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, राइट। Someone has raised their hand. Which enzyme? I hope Naitik is clear to it. So isomerase enzyme के नाम हम बाद में देख सकते हैं. Let's follow the steps right now. ठीक है? Now, after this we'll have fructose 1,6 biphosphate जो आपका यहाँ पे है. इसको मैं break down करूंगा. This will get broken down into my two molecules. This will get broken down into your two things. एक आपका बनेगा इसमें से आपका DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको मैं इवन कहता हूं यहां पे एज ए DHAP, एंड माय वन मोर मॉलिक्यूल गेटिंग फाउंड ओवर हियर इज माय PGL, फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड, जिसको मैं इवन शॉर्ट में कहता हूं यहाँ पे एज अ PGAL। बेटा ये PGL आपका वही है जो हमने पढ़ा था हमारे केल्विन साइकिल के अंदर, ग्लिसराइल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट। जो G3 पे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे वो सेम चीज आपके यहाँ पे आपको दिखेगी मिलने के लिए। सो डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट एंड PGL आर द टू थिंग्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। ये दो चीजें आपको यहाँ पे बन के आपको मिल जाएगी आपके यहाँ पे, दिस टू थिंग्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। अब जैसे आपको ये दो चीजें बन के आपको यहाँ पे मिल गई फ्रॉम फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से, तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल आपके यहाँ पे हो जाती है। बोथ द थिंग्स हियर आर गोइंग टू बी इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों चीजें जो आपके यहाँ पे आती है आपकी हो जाती है आपके यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल। तो आपका DHAP आपका कन्वर्ट हो सकता है आपके PGL के अंदर, और PGL आपका कन्वर्ट हो सकता है आपके यहाँ पे DHAP के अंदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर ट्रायस फॉस्फेट। बिल्कुल सी मयंक, इसको ही हम कहते थे हमारे यहाँ पे ट्रायस फॉस्फेट, राइट। सो बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू बी माय इंटर कन्वर्टेबल ओवर हियर। अब इवन दो मेरी दोनों चीजें यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल है, DHAP will convert into my PGL. You will find generally what you will get to see कि आपका DHAP आपका PGL में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना इस पेज के अंदर, इस स्लाइड के अंदर अभी तक हमने हमारा सिर्फ ATP यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, एंड दीज आर द सम स्टेप्स वी हैव सीन इन दिस। एल्डोज एंजाइम बिल्कुल श्योर है, ऑल द एंजाइम्स प्लीज यू विल फाइंड सारे एंजाइम्स के आपको नाम मिलेंगे, बट अभी के लिए आप स्टेप्स याद रखो, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको एंजाइम के ऊपर बेस्ड सवाल नहीं आएगा, बट विल श्योरली आस्क यू कि कौन से स्टेप पे आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। सो प्लीज फोकस ऑन दैट। योर हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एल्डोलेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स आपको बाद में मिल जाएंगे। राइट नाउ ट्राई टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स एंड व्हाट इज बीन हैपनिंग इन ऑल दोस स्टेप्स, और कहाँ पे ATP लग रहा है और कहाँ पे आपको ATP मिलेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन। नाउ यू हैव योर PGL गेटिंग फाउंड ओवर देयर। PGL मेरे यहाँ पे बन चुका है, और क्योंकि मेरा यहाँ पे DHAP कन्वर्ट होगा PGL के अंदर, सो नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। मेरे पास यहाँ पे होंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो अज्यूम दैट नाउ आई हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL विद मी। तो मेरे पास PGAL के 2 मॉलिक्यूल मेरे सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब इनके साथ यहाँ पे क्या होगा, जस्ट वेट अ मिनट। So when you have these 2 molecules of PGL in front of you, now what will happen with them? ये 2 मॉलिक्यूल आपके जो यहाँ पे होंगे, they will convert into your 1,3 biphosphoglycerate. Now if you just go back and remember, आपका यहाँ से उल्टा चल जाएगा आपका केल्विन साइकिल। ये एक तरीके से आपका केल्विन साइकिल है, लेकिन उल्टा चल रहा है यहाँ पे आपका। PGL से हमने बनाया हमारे यहाँ पे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, जो आपको 2 मॉलिक्यूल आपके मिल जाएंगे। जब आप ये कन्वर्जन आप यहाँ पे कर रहे होते हो, ये एक आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज एट दिस स्टेप यू विल फाइंड
आपके NADH मॉलिक्यूल आपको बन के आपको हमें मिल जाते हैं. So you will find your NAD will get reduced to form my NADH. And this is going to be formed into 2. सिंपल सी बात है बेटा, जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे आपको into 2 ही मिलेगा. So you'll have 2 molecules of NAD जो आपके यहाँ पे होंगे, they will convert into my 2 molecules of NADH. This is what you find happening in this. ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी यहाँ पे. फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड बेटा, फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड यहाँ पे आपका है आपका फुल फॉर्म. फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड इज अ फुल फॉर्म ऑफ माय PGL. ठीक है. और लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज अ DHAP. ये आपका यहाँ पे हो गया. सो नाउ माय PGL विल कन्वर्ट इनटू माय 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट. ये स्टेप पे याद रखना, आपको 2 NADH आपको मिलेंगे आपके बनके. इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे. दिस NADH मॉलिक्यूल आई बी यूजिंग इन द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने इन्हें आगे जाके यूज करना है. Now 1,3-biphosphoglycerate is something which will convert into your 3-phosphoglycerate, will convert into your 3-phosphoglycerate. ये भी आप नाम से वाकिफ हो, डाइजो 3PG है. And this will be also going to be into 2. ये भी आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे. अब होता क्या है कि ये आपका पहला वो स्टेप आता है जहां पे आपको कुछ फायदा होगा. When your 1,3-biphosphoglycerate converts into my 3-phosphoglycerate, इस स्टेप के ऊपर आपको मिलेंगे आप यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल. दिस इज अ स्टेप व्हेन आई एक्चुअली गेन समथिंग. सो व्हेन दिस कन्वर्जन हैपेंस, व्हाट आई विल फाइंड ओवर देयर कि मेरे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP, 2 molecules of ADP will now convert into my 2 molecules of my ATP. तो यहाँ पे मुझे मिला थोड़ा सा फायदा. This is where I actually receive something. I have gained my 2 molecules of ATP, something I have received. तो यहाँ पे मुझे फायदा हुआ. This is a part where I'll gain something. तो जब आपके केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, when you have a chemical reaction, people, अच्छा एक बात बता, like what is happening in the chat? क्या हो रहा है यहाँ पे? Will to phosphorylate to form energy storage molecule ATP. Yeah, 3-phosphoglyceric acid ही होता है. हाँ बेटा वही है, मैं सेम है. ठीक है. Alright. सवाल तो नहीं है कोई. ठीक है. सो विल फाइंड इन दिस, आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपके यहाँ पे बन गए. अब जिस स्टेप पे आपको ATP बन के मिलेगा, द स्टेप एट व्हिच आई विल फाइंडिंग माय ATP इज गेटिंग फॉर्म, दैट स्टेप और दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो इस रिएक्शन के दौरान जब मुझे यहाँ पे ATP मिला, इस रिएक्शन के टाइम पे जब मेरा सबस्ट्रेट यहाँ पे कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर, जब मुझे यहाँ पे एक ATP मुझे यहाँ पे बन के मिला, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज माय, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ substrate level phosphorylation. आपसे पूछा ये जाएगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपके कौन से स्टेप्स से आपका हो रहा होता है. तो आपको स्टेप्स याद रखना है. जब मेरा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है मेरे यहाँ पे 3-phosphoglycerate के अंदर, वो टाइम पे आई बी फाइंडिंग माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर. तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपके सामने एक सवाल आएगा ना कि कौन से स्टेप्स पे आपका हो रहा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप मुझे ये बताना कि कौन से स्टेप्स के ऊपर मुझे ATP मिल रहा था, एट विच पर्टिकुलर स्टेप आई वाज गेटिंग द ATP मॉलिक्यूल. तो आपको याद रखना है, जब मेरा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 3-phosphoglycerate के अंदर, एट दिस पर्टिकुलर स्टेप आई विल फाइंडिंग माय ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड. तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सो याद रखना, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है नीट एग्जाम के अंदर. सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि कौन से स्टेप पे मुझे ATP मिलेगा. क्या मैं इन्हें बोलूंगा यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? द आंसर इज नो. यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा. यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ लाइक ATP फॉर्मेशन. यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है. Here the ATP is getting invested. तो यहाँ पे I won't use a term like a substrate level phosphorylation क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा. But here I will say that. Now 3-phosphoglycerate will now convert into my 2-phosphoglycerate. ये मेरा कन्वर्ट किया जाएंगे into your 2PG है. शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे 2PG है यहाँ पे. So 2PGA के आपके यहाँ पे 2 molecules आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. Now this 2PGA will now convert themselves into your phosphoenol pyruvate. PEP. PEP से भी आप वाकिफ है यहाँ पे. You are all familiar with the PEP because you have seen the PEP in my C4 pathway as well as in my chem pathway. So 2PGA मेरा कन्वर्ट होगा मेरे यहाँ पे PP के अंदर. That's my phosphoenol pyruvate. And then we have a last step. And the last step is my PP getting converted into your pyruvic acid. PP getting converted into your
पायरुविक एसिड, और जब ये आपका कन्वर्जन आपका यहाँ पे होता है तब आपको वापस से मिलते हैं आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATPs. अगेन यू विल गेट, सॉरी, अगेन व्हेन दिस कन्वर्जन हैपेंस, सो यू विल बी गेटिंग योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, समथिंग विल रिसीव. हाँ बेटा बताइए. सर आप यहाँ से दोबारा रिपीट कर सकते हैं, वो स्क्रीन विजिबल नहीं थी. कहाँ से रिपीट करना है बताओ. 3 बायोफॉस्फेट ग्लिसराइड से. हाँ 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट से ना. हाँ बता देता हूँ मैं इसे यहाँ पे. सो यहाँ पे रखना, जो लास्ट स्टेप आपके यहाँ पे होगा, द लास्ट स्टेप विल ऑल्सो गिव यू योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. द लास्ट स्टेप इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर ATP यहाँ पे. तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरा जो आखिरी स्टेप यहाँ पे जो हुआ है, जहां मेरा PP कन्वर्ट किया गया मैं इनटू पायरुविक एसिड, इवन एट दिस स्टेप आई विल फाइंडिंग माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो चुका है. आई कैन ऑल्सो से दिस इज ऑल्सो द स्टेप एट विच आई साइड, मैं इसे शॉर्ट लिखूंगा आपके यहाँ पे substrate level phosphorylation. This has also taken place at this particular step. देखो अब यहाँ पे आपका हुआ क्या. सो जब आपने देखा बनाया आपने यहाँ पे PGL आपका जो बना था आपके यहाँ पे, that was formed in the number of 2. PGL को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया into your 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर. जब आपने ये कन्वर्जन अपना यहाँ पे किया तो वो टाइम पे आपको मिले आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH. That's the only thing you received over there. 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट को आप कन्वर्ट करते हो अपना यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर. जब ये कन्वर्जन आपके यहाँ पे किया जाएगा, ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन यू विल फाइंड योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, समथिंग विल रिसीव इन दिस, राइट. Someone has a question or someone, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, someone must be has a question. It's from अरे आयुष, thank you so much. Yeah, you can just waste your time dropping those text messages over there or focus over here. Then your 1,3 biophosphoglysate will convert into your 3 phosphoglycerate. At this particular step, you will find your 2 molecules of ATPs are getting found over there. 2 molecule आपके यहाँ पे ATP के आप यहाँ पे आपको बन के आपको मिल जाएंगे. 3 phosphoglycerate will convert into your 2 PGM, 2 phosphoglycerate. 2 phosphoglycerate will convert into your PP, and PP will convert into your pyruvic acid. जब आपका PP यहाँ पे convert किया जाता है pyruvic acid के अंदर, again at this particular step, you will be finding your 2 molecules of ATP, something you will receive in this. आपसे क्लियर कट सवाल ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स एट व्हिच आई विल फाइंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस. आपका आंसर यहाँ पे होगा 2 स्टेप के ऊपर. व्हेन माय 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू माय 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक ये स्टेप पे आपका ये होगा, और दूसरा स्टेप आपका होता है जो आपका PP कन्वर्ट किया जाता है इनटू माय पायरुविक एसिड. दीस आर द 2 स्टेप्स व्हेन आई विल बी फाइंडिंग माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन विल टेक प्लेस ओवर देयर. These are the few things you should be very much clear with. ये चीजें आपको यहाँ पे इतनी याद रखनी है जब भी आप किसी नीट एग्जाम के लिए आप यहाँ पे जाते हो. So these are the kind of question they are going to ask you. This is the first thing you have to know. अब इसके अलावा आपको मैंने एक चीज यहाँ पे बताई थी, that आपके 2 स्टेप्स थे जहाँ पे आपका हो रहा था irreversible, like 2 steps of reaction were completely irreversible. एक तो मेरा पहला स्टेप था जहाँ पे आपका हेक्सोकाइनेज आपका इन्वॉल्व था, ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा irreversible. And when fructose 6 phosphate converts into your fructose 1,6 biphosphate, this step is also my irreversible. But इसके साथ साथ जो आपका 10th step है, PP converting into my pyruvic acid, this is also going to be my irreversible step. So जो irreversible step मेरे यहाँ पे आ रहा है, वहां पे मैं एंजाइम का नाम मेंशन करूंगा. Pyruvate kinase. These are the 3 steps you have to know. जहां पे you will find वो आपके irreversible होते हैं. So first step, third step and a 10th step. ये याद रखना. So we'll always, you should know this thing very carefully. That you'll have a first, third, or like this. Your first step, third step, and the 10th step. These are the 3 steps of the glycolysis which are going to be irreversible. These are the 3 steps of glycolysis which are going to be irreversible. Steps of glycolysis. This is something you have to know. अब जब आपका ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे खत्म हो गया, so now you can see how many ATPs I have received over there. यहाँ पे तो मैंने इन्वेस्ट किया था,
यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, आई एक्चुअली इन्वेस्टेड माय 2 ATPs ओवर देयर, मैंने 2 ATP यहाँ पे मैंने टोटल 2 ATP यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। यहाँ पे जब मैंने अपना यहाँ पे साइकिल आगे बढ़ाया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 2 स्टेप पे मुझे 2 ATP मुझे यहाँ पे मिल जाए, सो 2 हियर एंड 2 हियर, तो टोटल मुझे यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, बट नेट गेन मेरा यहाँ पे होता है 2 ATP का। द नेट गेन ऑफ ATPs आई बी गेटिंग ओवर हियर इज ओनली बाय 2। क्यों मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा है? बिकॉज आपने 2 यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तो इसलिए उसको अगर हम काटेंगे यहाँ पे, देन यू विल फाइंड द नेट गेन ऑफ ATPs वी रिसीव्ड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस इज माय 2। तो ATP तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा, बट उसके साथ साथ यू आर आल्सो गेटिंग योर NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। याद रखना, ड्यूरिंग दिस 10 स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप साइकिल, 10 स्टेप रिएक्शन, यू विल आल्सो फाइंड आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं किया जा रहा, ना ही आपका यहाँ पे कोई CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। नथिंग इज हैपनिंग लाइक दैट। दिस प्रोसेस विल हैपन इररिस्पेक्टिव कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ये तो आपका होगा ही होगा। सो दिस इज माय ग्लाइकोलाइसिस एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। आपका ये हमेशा किया जाएगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड दिस विल बी हैपनिंग विद द whenever this will be happening, you will find your pyric acid is getting formed, ATP is getting formed, and NADH is getting formed in this. बताइए अभिषेक, नैतिक बताइए कैसा वाला आपका? Sir, what is the difference between NADH and NADPH? The only difference we'll get to see in that is going to be the presence of the phosphate over there. So NADH और NADPH के अंदर आपको जो फर्क आपको यहाँ पे आ जाएगा, presence of the phosphate, and then that NADPH जो आपको यहाँ पे होगा, right? So you have a NADP over there. This NADP get reduced over there. So यहाँ पे आपका जो phosphate आपका जो P आपका आ रहा है, that's a phosphate, and this NADP will get reduced and will give rise to my NADPH. That's it. And when you Sir, talk तो about my NAD, हाँ, phosphate की presence से कुछ work भी अलग होगा इनका? yeah. So जो phosphate का presence आपके यहाँ पे है, so yeah, it will have an impact on the reaction which happens during the conversion of my 3-phosphoglycerate into 1,3-biphosphoglycerate. So उसकी बायोकेमिस्ट्री समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट यस, दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस इन देम। सो NADH इसलिए आप सिर्फ इस्तेमाल करते हो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, यू कैन नॉट यूज द सेम मॉलिक्यूल इन माय फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन द प्लांट्स यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट माय NADPH, इन द एनिमल्स इन द रेस्पिरेशन यू विल टॉक अबाउट माय NADH ओवर देयर। तो हाँ, आई थिंक इन अ सिंपल वे आई हैव टू टेल यू द डिफरेंस विल बी क्रिएटेड व्हेन यू फाइंड NADPH इज बीन यूज्ड, NADH इज बीन यूज्ड ओवर देयर। या आपके केमिकल रिएक्शन में आपका अलग तरीके से आप वहाँ पे डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है? क्योंकि Yes, जो हम sir. यहाँ पे हमारा NADH बनाएंगे, एंड विल आल्सो मेक समथिंग कॉल्ड बाय FADH इन फ्यूचर, वी विल बी यूजिंग देम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, we'll be using them to release the electrons, and those electrons will be used to make the ATP molecules. So yes, they will have a different kind of role than the kind of role you will find they do in my Kelvin cycle. ठीक है? So this is what you will get to see in this. अब इसके अलावा we are done with the glycolysis. ये आपका हो चुका है। नेट गेन आपके यहाँ पे कितना ATP का है? यहाँ पे आपका 2, NADH आपको मिलेगा आपके यहाँ पे 2, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, एंड द पायरिक एसिड जो आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, that's also going to be 2 in this. This is the outcome of my glycolysis, and इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now, once you are done with this, you should also know कि इसको किसने यहाँ पे आपका डिस्कवर किया था। The scheme of glycolysis was discovered by my Gustav Embeden, Otto Meyerhoff, and J. Parnas are the people who actually discovered this glycolysis, which is also in short called as my EMP pathway. This is my glycolysis, जहाँ पे आप sugar molecule को आप यहाँ पे break down कर रहे हो। Once you are done with this, you will have the pyruvic acid. अब आपका यहाँ से क्या होगा? सर What is the fate of the EMP pyruvic की acid? फुल फॉर्म क्या है? ये बेटा ये जो साइंटिस्ट है ना, एम्बेडन, मेयरॉफ एंड पार्नस, इनके नाम के बेसिस पे देके रखा हुआ इन लोगों ने। सो दैट्स व्हाई दे हैव कॉल्ड द EMP pathway. क्या ये हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ द थिंग इज कि आपका बन गया pyruvic acid. Now what will happen? So let's see what is the fate of the pyruvic acid. So once your pyruvic acid is getting formed, अच्छा पहले ये बताओ, आई होप इतनी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है। दिस 10 step reaction is clear to all of you. Yes, sir. Yes. Yes sir. Yeah, right. So please know, and please clear से ज्यादा ये भी याद रखना कि कौन से स्टेप पे क्या लग रहा है वहां पे। That is the one which will create a difference for you right now. This is again the same thing over here. If you want to just go through the enzymes, you can have a look at the enzymes over there. But again, enzymes are not so important. But you should know कौन से स्टेप पे आप क्या यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। That is going to be much more important for you, right? So that's your glycolysis, and ultimately you will find your 2 molecules of pyruvic acid are getting formed over there. याद रखना, substrate level phosphorylation आपका कौन से 2 steps पे आपके यहाँ पे हो रहा होता है। This is something we can ask always. Once we are done with this, now let's see what is the fate of the pyruvic acid.
अब अगर आपका पायरुविक एसिड अगर आपके यहाँ पे बन चुका है, लेट्स से पी आप पायरुविक एसिड आपके यहाँ पे बन चुका है. Now assume that if you have a condition where you have a presence of oxygen, so you have a condition where you have a oxygen is present. आपके सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका पायरुविक एसिड कहाँ पे जाएगा? सो याद रखना, दिस पायरुविक एसिड विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. आपका पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके यहाँ पे चला जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया का जब भी आप पिक्चर बनाओगे ना, इसकी लेबलिंग, कुछ लेबलिंग्स को आपको बहुत क्लियरली याद रखना पड़ेगा. जैसे कि द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी हैविंग द आउटर मेम्ब्रेन, द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी हैविंग माय इनर मेम्ब्रेन. You'll have an outer membrane and you'll have an inner membrane over there, right? और उसके बीच में जो आपके यहाँ पे स्पेस होती है, that space is called as my intermembrane space. That space is called as my intermembrane space. ये लेबलिंग आपने वापस से आगे जाके देखनी है, लेकिन अभी से इसे याद करने की आदत डाल लो, राइट? सेंटर में you'll have the matrix. सेंटर में you will have your matrix यहाँ पे, और आपका जो पायरुविक एसिड है आपका यहाँ पे, इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट विल लीड टू एरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर आप पायरुविक एसिड अगर मैं एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर देयर. बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? सर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? हाँ, अगर पायरुविक एसिड अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल ओनली हैपन जब आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन होगा. और जब वो वहां पे एंटर करता है, देन इट विल इनिशिएट टू डिफरेंट पाथवेज. पहला करेगा वो क्रेब्स साइकिल एंड देन यू विल फाइंड द ईटीसी विल हैपन ओवर देयर. तो क्रेब्स साइकिल और ईटीसी आपका होगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और आपको फिलहाल के लिए याद रखना है दैट दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, देन पायरुवेट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे आप अपना करोगे अपना दो चीजें. यू विल डू इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू थिंग्स, योर क्रेब्स साइकिल एंड योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये दो चीजें आपके यहाँ पे की जाती है, बट ओनली इफ यू हैव द ऑक्सीजन इन देम. इफ यू डोंट हैव ऑक्सीजन, देन ये सब आपका यहाँ पे नहीं होने वाला. इसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? सर ईटीसी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, अज्यूम करते हैं कि आपका पायरुविक एसिड आपका बन चुका है एंड आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है. सो अभी हम उसके ऊपर फोकस करते हैं. इफ यू डोंट हैव ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, देन व्हाट विल बी द फेट ऑफ द पायरुविक एसिड? सो अगर आपका यहाँ पे you have a condition where you have oxygen is absent, then दो पॉसिबल चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं. एक चीज आपकी जो यहाँ पे हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी योर alcoholic fermentation. That's the first thing you can find happening in this. Question. Oxidative carboxylation भी होती है? नहीं बैंक, नहीं, that is oxidative phosphorylation होता है वो. ठीक है, alcoholic fermentation, that's one thing can happen. Or else you can find lactate fermentation or lactic acid formation. Lactate fermentation. तो या फिर आपका लैक्टेट फर्मेंटेशन आपका यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा आपका, अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो, या फिर आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपके यहाँ पे हो सकता है. तो अभी आपका फोकस पता है यहाँ पे क्या रहेगा? इफ यू डोंट हैव ऑक्सीजन, सब कुछ भूल जाओ, अभी आप इस पे ध्यान दो. अगर आपके सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, देन आपके पायरुविक एसिड के साथ यहाँ पे क्या होता है? सो यू शुड नो टू पॉसिबल थिंग्स कैन हैपन ओवर देयर. एक चीज आपके यहाँ पे हो सकती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे कर सकते हो दैट इज माय लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. ये दो चीजें आपकी होंगी when you have no oxygen in the cell, and these two become a part of my anaerobic respiration. These two events, these two processes are a part of my anaerobic respiration. तो अभी हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा कि समझना कि आपका बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, हाउ द anaerobic respiration will takes place.
और इसमें आपको क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट इज गेटिंग फॉर्म, क्या यहाँ पे बनेगा और क्या मतलब किसके अंदर आपको ये बनते हुए आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जब मैं बात करता हूँ अबाउट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो आपको याद रखना है कि आपका हो कहाँ पे रहा है। सो आई डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन सेल के अंदर आपको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होते हुए कभी नहीं मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट माय एल्कोहलिक fermentation. So when we discuss about alcoholic fermentation, so first of all you have to know in this कि ये आपको होते हुए मिल सकता है आपके बैक्टीरिया के अंदर। You can find this happening in the bacteria. You can find them happening in the fungi. So fungi and bacteria are a couple of good examples जहाँ पे आपको alcoholic fermentation आपको होते हुए मिल सकता है। One of the example of fungi is going to be Saccharomyces. ठीक है, तो ये दो के अंदर आपको होते हुए आपको मिल सकता है, बट यू कैन नॉट फाइंड देम हैपनिंग इन द ह्यूमन सेल या मैमलियन सेल में आपको होते हुए नहीं मिलता। ऐसा होता तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो इथेनॉल हमारे बॉडी में वैसे ही बन रहा होता, बट दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसके अंदर आपका करते क्या है हम लोग, लाइक व्हाट यू एक्चुअली फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपका क्या होगा कि आपने जो पायरुविक एसिड बनाया था, द पायरुविक एसिड व्हिच यू हैव फॉर्म्ड ओवर देयर, ये आपका इनिशियली कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर एसिटाइलडिहाइड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे यहाँ पे इनिशियली इनटू योर एसिटाइलडिहाइड के अंदर। ठीक है, सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइलडिहाइड के अंदर, आप इसे यहाँ पे कन्वर्ट करते हो। और जब आपने आपके पायरुविक एसिड को यहाँ पे कन्वर्ट किया आपके एसिटाइलडिहाइड के अंदर, दिस कन्वर्जन विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। दिस विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय पायरुवेट decarboxylase. So pyruvate decarboxylase is the name of the enzyme, और इस एंजाइम की मदद से मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, आई एम कन्वर्टिंग माय पायरुविक एसिड इनटू माय एसिटाइलडिहाइड के अंदर। अब जब मेरे यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पे हो रहा होगा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आपका खत्म हो गया। सो योर ग्लाइकोलाइसिस हैज बीन डन, सो अज्यूम दैट दिस इज अ सेल। एक बार फिर सब लोग सुनो ताकि आपको ये समझ आ जाए। और सेल के अंदर आपका ग्लाइकोलाइसिस आपके यहाँ पे हो चुका है, सो ग्लाइकोलाइसिस बीन डन। अगर आपका ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे आपका हो चुका है, तो आपको यहाँ पे क्या बन के मिलेगा अल्टीमेटली आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस? यू विल फाइंड योर पायरुविक एसिड इज गेटिंग फॉर्म्ड, राइट। आपका पायरुविक एसिड जो आपके यहाँ पे बन चुका है ना, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, देन इट विल अंडरगो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन। ये दो चीजें यहाँ पे इसके साथ होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो वंस योर पायरुविक एसिड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर, ये अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, पलक एंड ऑल ऑफ यू, this can undergo my alcoholic fermentation. So assume that you have no oxygen, so this will undergo your alcoholic fermentation. What is the name of the energy? एक सेकंड रुक जा बेटा, what is the name of what? रुक जाओ। Pyruvic acid will undergo alcoholic fermentation. और वही चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और याद रखना, ये जो कुछ भी आपके यहाँ पे हो रहा होगा, इट इज ऑल हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। इट इज ऑल हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। और इमेजिन कर लो 2 मिनट के लिए कि ये सब आपका बैक्टीरिया का सेल है, इमेजिन कर लो 2 मिनट के लिए। सो यू विल फाइंड दैट पायरुविक एसिड विल अंडरगो एल्कोहलिक फॉर्मेशन आपका यहाँ पे। समवन हैज अ क्वेश्चन, कांट सी योर क्वेश्चन, वेट अ मिनट। सर फर्मेंटेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी? नहीं बेटा नहीं, इट विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। याद रखना, फर्मेंटेशन आपका हमेशा किया जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस ऑल प्रोसेस इज हैपनिंग इन माय साइटोप्लाज्म। जो चीज आपकी हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो आपकी हो रही होती है आपकी क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? यहाँ पे एंजाइम का नेम नहीं आएगा अभी, अच्छा वहां पे आएगा, राइट। वेट पलक, ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? पलक एंड दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो आपका पायरुविक एसिड आपका यहाँ पे बन चुका है, एंड नाउ दैट इज अंडरगोइंग माय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि मेरा पायरुविक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू माय एसिटाइलडिहाइड के अंदर। जब वो एसिटाइलडिहाइड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ये करने के लिए आपका यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज आपका वो एंजाइम है जिसकी मदद से आपने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना है आपके यहाँ पे एसिटाइलडिहाइड के अंदर। अब जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा ना, अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी तो आपका सिर्फ बना है आपका पहला स्टेप, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर।
जब आपका पहला स्टेप यहाँ पे खत्म होगा, 2 मिनट रुकना आयुष, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है, एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, राइट? सो विल फाइंड वंस योर पायरुवेट will convert into acetaldehyde, at this point of time what will happen, a molecule of CO2 is getting released over there. अब याद रखना ये जो CO2 आपका रिलीज किया जा रहा है ना, ये बेकिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, बिकॉज आपका जो केक हो गया, ब्रेड हो गई, बन हो गए, इनकी जो भी आपको फ्लफीनेस आपको वहां पे मिल रही है, जो भी आपको फ्लफीनेस आपको इन सबकी मिल रही होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई CO2 मॉलिक्यूल्स। ये जो फ्लफीनेस या जो आपको होल्स दिख रहे होते हैं ना आपके ब्रेड के ऊपर या केक के ऊपर जो आपको मिल रहे होते हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ माई CO2 मॉलिक्यूल। तो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है। नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन वन एक एक करके। समवन हैज अ क्वेश्चन ओवर हियर। पहले बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, सर वो कितनी हाँ। एटीपी प्रोड्यूस करता है? कुछ नहीं मिलता इसमें आपको, जीरो, नथिंग। जो भी मिलता है ना ग्लाइकोलाइसिस भी मिलता है। आप ये मान लो आयुष चैन जिन्होंने भी सवाल पूछा है कि अगर आपका हो रहा है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अगर आपको ऑक्सीजन नहीं है सेल के अंदर, तो आपको सिर्फ 2 एटीपी मिलनी है, और वो 2 एटीपी आपको कब मिली थी? व्हेन यू डिड द ग्लाइकोलाइसिस। बस ये मिलेगा आपको यहाँ पे। सो ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ओवर देयर। कोई चीज आपको वहाँ पे देखने आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली। देयर इज नथिंग गेटिंग फाउंड ओवर देयर। ठीक है, सो याद रखना दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये हो रहा है मेरे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, और एरोबिक रेस्पिरेशन विल हैपन इन माय माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स सी अगेन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। पायरुविक एसिड मेरे पास यहाँ पे था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एसिटाइलडिहाइड के अंदर, एंड नाउ माय एसिटाइलडिहाइड विल कन्वर्ट इनटू योर, दिस विल नाउ कन्वर्ट इनटू योर इथेनॉल। ये मेरे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा मेरे यहाँ पे इथेनॉल के अंदर। यही होता है आपका अल्कोहल। तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि सर हम फिर अगर ये अल्कोहल है या अगर ये मेरा इथेनॉल बन जाए तो फिर ब्रेड खा के फिर वी डोंट फील लाइक अल्कोहलिक? एनीवन कैन टेल मी व्हाई दैट डजंट हैपन? क्योंकि अगर ये सब हो रहा है आपका ब्रेड बनाने के टाइम पे, तो व्हाई डोंट वी गेट अ किक ऑफ द अल्कोहल? एनीवन? सोशल बात है ना, अगर ये सब हो रहा है, अगर ब्रेड बनाने के लिए सब हम कर रहे हैं यहाँ पे, देन इथेनॉल भी बन रहा होगा आपको वहां पे। याद रखना जो इथेनॉल आपके यहाँ पे बनता है वो इतना माइन्यूट अमाउंट के अंदर होता है, एंड इट विल गेट इवेपोरेटेड, क्योंकि आप बेक कर रहे हो ना चीजों को, तो आपको वो इवेपोरेट आपको वहां पे हो जाता है। सो इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रेड इटसेल्फ। ठीक है, सो यू शुड नो दिस थिंग। बट जितने भी आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है उसमें आप ये चीज का ध्यान रखते हो कि वो आपका रहे वहां पे, राइट? स्क्रीन इज नॉट सीन अगेन। स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही बता दो मुझे, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है मेरी या नहीं दिख रही बता दो पहले तो। दिख रही है सर। दिख रही है सर। दिख रही है। बताइए बेटा, शौर्य बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए। सर मेरे को एक जगह मतलब कंफ्यूजन सा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक बार रिपीट कर सकते हो आप? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पहले तो शौर्य इतना पता चल गया ना, अपना बन गया पायरुविक एसिड, वो अपना बन चुका है। यस सर। जैसे ही मेरा पायरुविक एसिड बन गया ना, आप इमेजिन करो कि सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, द सेल डज नॉट हैव ऑक्सीजन। तो अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होगा ना, तो इतना तो पक्का है कि मेरा जो पायरुविक एसिड है इट कैन नॉट एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है देन मेरा पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, पहली बात। अब उस पायरुविक एसिड के साथ यहाँ पे क्या होगा ना, इट कैन अंडरगो 2 प्रोसेस। एक हो सकता है आपके यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो आपको होते हुए मिलता है आपके यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर और फंगाई के अंदर। सो बैक्टीरिया ना फंगाई आर द स्पीशीज जिसके अंदर आपको ये प्रोसेस होते हुए आपके यहाँ पे दिख जाएगा, राइट? और ये प्रोसेस आपका हमेशा होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस विल ऑलवेज हैपन इन माय साइटोप्लाज्म। तो इस प्रोसेस में आप कर क्या रहे हो? देखो शौर्य एंड ऑल ऑफ यू, पायरुविक एसिड तो हमारा बन चुका था। अब हमने करना क्या है, यही पायरुविक एसिड आपके साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू माय एसिटाइलडिहाइड, एंड दैट एसिटाइलडिहाइड विल कन्वर्ट इनटू माय इथेनॉल। ये जब मैंने अब मेरा इथेनॉल बना लिया ना, दैट मीन्स मैंने अपना कर लिया मेरा यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जब आप पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हो एसिटाइलडिहाइड के अंदर, तब आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज माय पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और इस स्टेप के ऊपर आपका CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाता है। और यही वो CO2 है बेटा जिसकी वजह से आपकी ब्रेड के अंदर आपको फ्लफीनेस मिलेगी,
आपके केक के अंदर आपको फ्लफीनेस मिलती है। कहते हैं ना हम लोग कई बार केक बना देते तो अरे केक तो फूला ही नहीं इसका या केक तो स्वेल ही नहीं हुआ। सो एंड यू नो दिस व्हेन यू मेक अ केक यू हैव टू यूज अ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? ईस्ट होता है आपका। ईस्ट क्या होता है? फंगा है वो आपका, राइट? सो यू शुड नो दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट यू आर फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। सो ये हो रहा है आपके यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और याद रखना हमारे अंदर ये नहीं होता। यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन माय बैक्टीरिया एंड अ फंगाई के अंदर आपको ये होते मिलेगा, ठीक है? सो नाउ यू हैव फॉर्म्ड इथेनॉल ओवर हियर। शौर्य पता चला मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे आपको? नाउ अगेन पीपल कोई भी सवाल हो तो पूछ लो। यू हैव ऑल द टाइम अंडर द सन। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है इसमें जो बता रहा हूँ मैं, या लग रहा है कि अरे सर ये क्या हो गया यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन प्लीज टेल दैट सो आई कैन रिपीट दोस थिंग्स टू यू। जो लोग बच्चे उत्तराखंड से हैं उनके लिए भी स्पेशली अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बोलो कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, देन आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू। फॉर श्योर कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े उत्तराखंड से, देन ऑल्सो आपको भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई चीज पता नहीं चलती देन बता दो, ठीक है? देन अब आपके यहाँ पे क्या होगा ये अगर, हाँ जी बेटा बताइए, नैतिक बताइए। सर बेकिंग पाउडर तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है? Sorry, we have not baking powder. We have one more thing we use as a yeast. We use in the baking industry के अंदर. We use one more thing along with baking powder. We are going to use one more thing. उसका नाम नहीं याद आ रहा. But yes, we have to use the Saccharomyces. उसमें आपका Saccharomyces होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं. You have to use them in the baking industry के अंदर to make this swelling happen. ठीक है? हाँ, baking powder is going to be that's a separate thing. But there is one more thing you'll be using in the baking industry, and that is my Saccharomyces. So मेरा वहाँ पे yeast रहेगा जो मैं वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा for this process. ठीक है? Then you will find in this you have your acetaldehyde and then इसको मैं convert करता हूँ मेरे यहाँ पे ethanol के अंदर. Now this conversion will happen with the help of the enzyme alcohol dehydrogenase. Alcohol dehydrogenase. So this is something you have to know. So alcohol dehydrogenase is one of the enzyme which I'll be using over here, जो आपको convert करेगा मैंने यहाँ पे acetaldehyde को into my ethanol. तो ये आपको दो एंजाइम के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे इसके अंदर कि पहले स्टेप में जो मैंने यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट्स माय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अच्छा मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? अच्छा बता दिया, ठीक है। हाँ ये भी बोल दिया करो कि सर बहुत फास्ट आ रहा है ये सब। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी, ठीक है? तो एक बार फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे पायरुविक एसिड को हमने कन्वर्ट किया acetaldehyde के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। एक सेकंड पलक रुकना। और फिर acetaldehyde को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया इथेनॉल के अंदर और ये कन्वर्ट किया मैंने विद द हेल्प ऑफ माय अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की मदद से। जब ये मेरा बन गया तो मेरा इथेनॉल यहाँ पे बन चुका है एंड दैट इज माय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। याद रखना दिस इज समथिंग जो आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, आपके जो वाइन इंडस्ट्रीज होती है, वाइन यार्ड्स होते हैं, उसके अंदर भी ये प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स आपके यहाँ पे बनाई जाती है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज वन ऑफ द थिंग यू हैव टू नो इन दिस। हाँ नैतिक बिल्कुल सही। नाउ एट दिस स्टेप व्हाट विल हैपन, आपने जो एनएडीएच यहाँ पे बनाया था, आपका जो एनएडीएच आप यहाँ पे बनाया गया था ना, द एनएडीएच व्हिच यू हैव फाउंड ओवर देयर, कहाँ गया बना एनएडीएच यहाँ पे जब हमने यहाँ बना के रखा था, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दिस NADH will get utilized over there. So ये NADH जो आपके यहाँ पे होगा, this will get utilized in this particular reaction. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि NADH को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हमारे यहाँ पे into NAD. NADH over there will get converted into your NAD यहाँ पे. This is one of the thing you will find happening over there. तो जो NADH आपने बनाया था during glycolysis, उसको यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा during this process. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, आपको यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। आपको इथेनॉल आपको यहाँ पे मिल चुका है बट यहाँ पे कोई एटीपी आपको यहाँ पे नहीं मिला। तो याद रखना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद अगर आपको कोई पूछे कि कितना एटीपी आपको मिलता है, देन बेसिकली आपको ग्लाइकोलाइसिस का ही काउंट आपको देना पड़ेगा वहां पे। सो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो आपको मिल रहा था वही आपको यहाँ पे मिल रहा है और कुछ आपको अलग से आपको मिल नहीं रहा है यहाँ पे। सो याद रखना ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आई विल बी फाइंडिंग माय NADH विल गेट यूटिलाइज्ड एंड देयर इज नो ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। बस यहाँ पे मेरा इथेनॉल बन के मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। पलक बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर गलती से हो गया था हैंड रेस। ठीक है सर, इथेनॉल फ्यूल की जगह यूज हो सकता है क्या? इथेनॉल फ्यूल की जगह नॉट इन बैक्टीरियाज एंड नॉट इन योर दिस फंगाई।
नीदर इट इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो नहीं, फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं समथिंग विच इज फॉर्म्ड द ग्राफाइट्स, नॉट ओवर हियर, ठीक है, नॉट यहाँ पे नहीं। तो ये चीज आपको यहाँ पे बनते हुए आपको मिल जाएगी, दिस व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आफ्टर दिस, एक बार ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है, देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग इन दिस। अगली चीज जो आपके यहाँ पे आएगी वो आपका होगा यहाँ पे लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेसर गेट्स वेपोराइज्ड इन द एंड। हाँ, मतलब अगर आप बेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे वेपोराइज हो जाएगा। अगर आप बेवरेजेस बना रहे हो तो उसके अंदर तो रखते हैं, उसके अंदर तो उसका कंसंट्रेशन रखा जाता है, उसका कंसंट्रेशन रखोगे तभी तो द एल्कोहलिक ड्रिंक विल बिकम एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। बट इन बेकिंग इंडस्ट्री इट विल गेट वेपोराइज्ड। Now let's talk about my lactate fermentation. लैक्टेट फर्मेंटेशन में आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा आपको यहाँ पे? पहली चीज, दिस इज अ प्रोसेस जहां पे आप क्या करते हो, आपके पारिक एसिड का इस्तेमाल करके, बहुत सिंपल ये है, यू यूज माई पारिक एसिड फॉर माई लैक्टेट। इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ लैक्टिक एसिड। सिंगल स्टेप रिएक्शन है आपका ये, इसमें और कुछ अलग सा हो नहीं रहा। पारिक एसिड को आप यहाँ पे पकड़ो, कन्वर्ट करो आपके लैक्टिक एसिड के अंदर। अगेन ये आपका हो रहा है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी आपका जो हो रहा है वो आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका यहाँ पे हो रहा है। सो लैक्टेट फर्मेंटेशन में आपको यहाँ पे क्या होते हुए आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग इन लैक्टेट फर्मेंटेशन। पहली चीज, ये होता किसके अंदर है? आई विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द मसल्स। ये हमारे मसल्स के अंदर होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। You can find the same thing happening inside your some bacteria like your lactobacillus. ये बैक्टीरिया के बारे में आपने शायद अपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो हमारा दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, लैक्टोबैसिलस। ये वो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे जिसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ साथ आपके मसल्स के अंदर आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका हो सकता है। पता है आपने ये बात सुनी होगी, बनता है तब CO2 रिलीज होती है क्या? हाँ बेटा होती है। वो CO2 रिलीज होने की वजह से तो आपका फ्लफीनेस आता है ब्रेड के अंदर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जब हम बार बार बात कर रहे हैं ना मसल्स की या लैक्टोबैसिलस की, तो पहले हम मसल्स की यहाँ पे बात करते हैं। आपने ये सुना होगा शायद से कि मसल्स को अगर आप ओवर यूज करते हो तो आप आपका लैक्टिक एसिड बन सकता है, और वो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से आपकी मसल्स फटीग होती है। सो यू कैन फाइंड, अगर आप मसल्स को अगर ज्यादा यूज कर रहे होते हो ना, हद से ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका होगा, एंड दैट विल लीड टू फटीग ऑफ द मसल। पता है आपने देखा होता है क्रिकेट में प्लेयर्स भाग रहे होते हैं, फिर उन्हें क्रैम्प्स आते हैं एंड दे सिट ऑन द ग्राउंड, भाग भाग के थक जाते फिर। सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज ऑल आउटकम ऑफ अ फटीग, मसल्स एंड डूइंग फटीग। आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो आपके थक जाते हैं, एंड वन ऑफ द थिंग इज गोइंग टू बी एक्टिवेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। So you can see all those cricketers, Rishabh Pant और रोहित शर्मा भाग रहे होते हैं, and then they get fatigue, they get cramps over there. विराट कोहली वैसा कुछ नहीं होता, he's a different person. But yeah, this is something we find happening in them. So muscles will have a formation of a lactic acid. अब इसको लेके आप एक बात यहाँ पे याद रखना, जब आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, राइट, जो भी हम बनाएंगे कैसे एंजाइम इन्वॉल्व है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, दैट्स अ सिंपल थिंग। बट जब मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर इन दिस, यू हैव अ मसल एंड इन दैट मसल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैक्टिक एसिड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैक्टिक एसिड। अब आपकी बॉडी पता है क्या करती है, इस लैक्टिक एसिड को भेजती है टुवर्ड्स द लिवर। इस लैक्टिक एसिड को भेजा जाएगा टुवर्ड्स योर लिवर। लीवर क्या करेगा, लीवर इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करेगा आपके यहाँ पे इनटू योर ग्लूकोज। दिस लैक्टिक एसिड लीवर के पास ये पहुंच चुका है, नाउ इट विल हैपन, दिस लैक्टिक एसिड La विल नाउ कन्वर्ट इनटू योर ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को बना के आप वापस भेजते हो मसल के पास। विल सेंड दिस ग्लूकोज बैक टुवर्ड्स द मसल्स, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर पाओ। ये होने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता, बट दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन ऑल द टाइम। तो अगर आपकी बॉडी में अगर लैक्टिक एसिड बन रहा हो ना, तो वो आपका जाएगा लिवर के पास मसल्स में से, वहां आप उसे कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर,
और फिर उसे ग्लूकोज को बना के उसे आप वापस लेके आते हो आपके मसल के पास में, ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सको। तो ये भी आप याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन आवर मसल्स, हमारे मसल्स में ये आपको होते हुए मिलेगा। तो ये भूलना मत, दिस इज अ वेरी थिंग विच इज नॉट इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, बट अगले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है हमारे लैक्टिक एसिड के साथ, राइट। तो इतनी बात है आपके यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? या बताओ मुझे। यस सर। Yes, sir. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक, ठीक है, कि कहाँ पे क्या यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड आपका पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू माय लैक्टेट, और जब ये कन्वर्जन आपके यहाँ पे हो रहा है, एंजाइम यहाँ पे जो आपको इन्वॉल्व होगा दैट माय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट्स द एंजाइम व्हिच विल बी इन्वॉल्वड ओवर हियर। एक ही एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और आपका लैक्टिक एसिड आपका बन के आपका रेडी हो जाएगा। आपने ये अगेन आई थिंक एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू। हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड तब बन रहा होता है जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब मैं ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ पे करूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरे मसल्स पे तो ऑक्सीजन रहेंगे नहीं वो टाइम पे, राइट। दैट इज अगर आप देखोगे ना, जो लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, जो लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनर बोलता है डू योर सेट, टेक अ 30 सेकेंड का ब्रेक एंड देन डू द नेक्स्ट सेट। तो 30 सेकंड वो क्यों बोल रहा है रेस्ट करने के लिए? सो दैट यू कैन गेन योर ऑक्सीजन ओवर देयर। अगर आप ऑक्सीजन लोगे ना तो आपका ये फॉर्मेशन आपको वहां पे होने होगा नहीं फिर। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू डू दिस ऑक्सीजन इनटेक यू विल हैव आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको वहां पे नहीं होगा। अगर आप नहीं ले ले बीच में, अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे, अगर आपका हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप वहां पे चल रहा है, देन यू विल फाइंड द इंपैक्ट विल बी सीन ऑन द मसल्स। आपका लैक्टिक एसिड वहां पे बनने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द एंजाइम आई विल बी यूजिंग ओवर देयर। और एंजाइम तो चलो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ये याद रखना कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ अगेन आप यहाँ पे NADH। NADH is something I'll be utilizing over there again। तो यहाँ पे भी आपके NADH को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आपके टू कन्वर्ट टू NAD के अंदर। This is again a process happening in my cytoplasm in the absence of oxygen। ये होते हुए आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज याद रखना, हमारे बॉडी में जब मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं वापस से ग्लूकोज के अंदर, बट विद हेल्प ऑफ द लिवर। लिवर अब आपकी मदद करेगा करने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग बट यू शुड नो दिस थिंग। आपने पता नहीं कभी ये नोटिस किया नहीं किया है, अगर आपने कभी ये चैनल देखा हो एनिमल प्लैनेट एंड डिस्कवरी, अगर आपने देखा हो तो ये लोग जब क्रोकोडाइल को पकड़ रहे होते हैं ना, सो दे विल कैप्चर द क्रोकोडाइल एंड दे विल टेक देम आउट ऑफ द वाटर, और फिर सब उस पर जाके कूद जाते हैं। पता नहीं अभी ये आता भी या नहीं आता, बट पहले काफी दिखा देते हैं डिस्कवरी चैनल पे ये सब, दैट पीपल विल टेक आउट द क्रोकोडाइल आउट, उसे रेस्क्यू करने जाते हैं वो लोग, उसे बाहर निकालते हैं और फिर जाके उसे पकड़ लेते हैं, राइट। नाउ एक रूल है, रूल यहाँ पे ये है कि अगर कभी भी आप किसी क्रोकोडाइल को बाहर निकाल रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, या समझो आप जू में एज अ वेटनरियन काम कर रहे हो और आपको मगरमच्छ को पानी के बाहर निकालना है उसका टेस्ट करने के लिए कुछ, या रेगुलर चेकअप के लिए। अब मगरमच्छ वो डॉगी तो नहीं होता कि ऐसे लाइक कुछ दिखाया दौड़ते हुए आ जाएगा, वो ऐसे हाथ ऊपर करेगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। So sometimes you have to capture the animal. Obviously, you have to capture the animal. You take that animal out, right? तो क्रोकोडाइल के साथ ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर आपने उसे बाहर निकाला, अगर उसने ज्यादा फिजिकली एक्सरसाइज की मतलब अगर वो ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गया, सिंपल सी बात है ना, व्हेन यू टेक आउट द क्रोकोडाइल वो तो कोशिश करेगा ना वहां से निकलने की, भागने की। अगर वो ज्यादा अगर एग्जॉस्टेड हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये होता है उसके बॉडी में भी लैक्टिक एसिड बनेगा, and his body cannot convert lactic acid into glucose molecule, and that lactic acid अगर ज्यादा बढ़ गया ना, वो डायरेक्टली जाके उसके हार्ट को बंद करा देता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप अगर क्रोकोडाइल को हैंडल करने के लिए जाते हो, आपने उसे निकालने की कोशिश की और उसके चक्कर में उसने बहुत ज्यादा फिजिकली वो एग्जॉस्टेड हो गया, उसके बाद वो हिलना ही बंद कर देगा, and the animal will die at that particular spot itself। So it's very important for a zookeeper कि जो वो क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है तुरंत जाके उसे वहां पे न्यूट्रलाइज करें, तुरंत जाके उसे वो ऐसे पकड़ ले कि ताकि वो फिजिकली एग्जॉस्टेड ना हो, एंड देन दे कैन रीलोकेट द एनिमल, जहां पे उसे लेके जाना वो लोग कर ले वहां पे। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी द क्रोकोडाइल्स। हेंस क्रोकोडाइल इज लेजी। सर एक और बार सिखा दो लैक्टिक एसिड को। सर इज इट कनेक्टेड टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? नहीं श्योर है, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, बट इट इज कनेक्टेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ माय स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ आयुष आपको ये समझ आ चुका है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट टू माय लैक्टेट, और ये कन्वर्जन करने के लिए आप यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हम यहाँ पे मदद लेंगे। इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन,
इस रिएक्शन के दौरान आपने यहाँ पे यूज करना है आपका NADH, और ये पूरा प्रोसेस आपका हो रहा होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आपसे आके कोई पूछे कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन आपका कहाँ पे हो रहा है, या कौन से मसल्स कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है, देन यू विल टेल दिस इज टेकिंग प्लेस इन द मसल्स, और यू कैन फाइंड देम हैपनिंग इन सम ऑफ द बैक्टीरिया लाइक माय लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको ये होते हुए मिल जाएगा, एंड यू कैन फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग इन माय मसल एज वेल। क्रोकोडाइल होता तो तेज है बट इन वाटर। हाँ जी आयुष बताइए क्या सवाल है आपका। सर ये राइट साइड वाला एक और बार समझा दीजिए। राइट साइड में आपका यहाँ पे ये हो रहा है दैट यू हैव अ पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड जो हमने बनाया ये वही है बेटा, पायरुविक एसिड जो हमने बनाया था अपना ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद, इसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया आपके लैक्टिक एसिड के अंदर। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन आपके यहाँ पे हो गया, एंड इन द सिंगल स्टेप रिएक्शन विल फाइंड द एंजाइम व्हिच आई विल बी यूजिंग ओवर हियर इज माय लैक्टेट dehydrogenase. When this conversion happens, a molecule of NADH has to be utilized. इसको मुझे यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। That is the reaction which you have to know in this. ठीक है, अब एक काम करते हैं, फटाफट 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, और else we'll miss out on few things. All right, ठीक है। So raise your hand to answer this. फटाफट hand raise करो, आंसर करो। Let's quickly wrap this up. So we have this conversion of glucose to glucose 6-phosphate. कौन सा एंजाइम यहाँ पे कर रहा था? बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी, 4 लोग से कैसे काम चलेगा? What can be the answer in this? बताइए हर्षा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option C. Option C, and I hope everyone will agree on this. Yes, it is a option C. Hexokinase is the enzyme. हाँ जी, that's the first step रिएक्शन जहाँ पे आप ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कोई मुझे बताएगा ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस किसको किस में कन्वर्ट कर रहा था? सर ग्लूकोज 6-phosphate को फ्रक्टोज 6-phosphate। थोड़ा सा अलग हो गया, क्लोज बट थोड़ा सा फ्रक्टोज 6-phosphate को फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate में बनाना। राइट, दैट इज समथिंग व्हिच वाज डन बाय माय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। ये मैंने यहाँ पे वो करेगा, बिल्कुल सही। And when this conversion happens, you should know that again it is an irreversible step यहाँ पे। At the end of the glycolysis, 6 carbon compound ultimately changes into, आपके 6 carbon compound जो आपके यहाँ पे थे वो आपके ultimately किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे आपके? बताइए मयंक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर पायरुविक एसिड। Yes, this will convert by pyruvic acid. Simple, यहाँ पे convert by pyruvic acid. The first phase in the breakdown of glucose in the animal cell, ये वैसे ही बता दो अनम्यूट करके जोर से, इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis. Something which will be happening in my cytoplasm. Something which you find happening in my cytoplasm. Right. The end product of my fermentation is going to be what? अगर मैं बात करें fermentation की, तो मुझे आखिरी प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? Let's say that talking about my alcoholic fermentation. Then what is the end thing I'll be getting? यहाँ पे आप hand raise कर लो इसके लिए. Please raise your hand to answer this. ठीक है, बताइए पूजा, क्या होगा इसके अंदर आंसर आपका? Option B. ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। एनीवन एल्स? अच्छा, बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप यहाँ पे, ओके। शामिया देवी बताइए। सर ऑप्शन नंबर बी। बी कह रहे हो आपका यहाँ पे, ओके। शहजादा कोहिनूर? So option B. एंड अंजलि शर्मा? So option D. रेनू रानी? Sir, option D. बेटा याद रखना, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी यहाँ पे, दैट इज योर इथेनॉल। ये आप हो जाएगा आपका यहाँ पे इथेनॉल, एंड दैट्स अ CO2 मॉलिक्यूल। एसिटाइलडेट तो बेटा आपका मिड पॉइंट है आपका यहाँ पे आपका रिएक्शन खत्म नहीं होता। सो यू हैव योर इथेनॉल एंड यू हैव योर CO2 मॉलिक्यूल। तो ये दो चीजें आपकी बन जाती है आपके यहाँ पे, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ माय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Again, a simple question. When yeast ferments glucose, the product obtained are going to be in this. बताओ शौर्य, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सही। आर्यन, क्या होगा इसका आंसर?
It is going to be your option A यहाँ पे बेटा, सबका आंसर यहाँ पे आना चाहिए. It is going to be your ethanol and CO2 Yes, molecule. sir. Going to be correct answer in this. ये होगा आपका end product of my fermentation. This is your need 2022 का सवाल. So these are the kind of questions I'm going to ask you. So that's why I'm going to restrict to Sir, certain option B. Right. Option Aditya B. and all the people over here, right? I hope all of you will agree on this. It is going to be your option B यहाँ पे. या आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ATP आपको बन के आपको मिलेंगे यहाँ पे. When your glucose conversion to glucose pyruvic acid. बस इतना ही आपके यहाँ पे net gain आपके यहाँ पे मिलेगा होते हुए. That's true. Then you can see over here. So these are some of the questions you have in front of you. ये सारे questions कर लो आप as a homework. So these are the questions. ये तो आपके उसका question है. These are question belongs to my Kelvin cycle. So have a look at these questions. और भी कुछ questions है हमारे पास है नहीं. These are the questions we have. So करिए इन questions को आप यहाँ पे एक बार फिर as a homework. We'll have a look at them again tomorrow. Not tomorrow, day after tomorrow. We'll have a look at them again. And आज के क्लास में जो कराया गया ना, we have done till your alcoholic fermentation and your lactic acid fermentation. इतना यहाँ पे आप देख लो. These are the two things you have to know. These are the 2 things you should read from the NCERT. इतनी चीज आप यहाँ पे देख लो. And I'll share with you one assignment for this. एक assignment आपके साथ यहाँ पे share करूँगा. So please have a look at the assignment. Try करो solve करने का. I'll try to add some statement based question वहाँ पे. Try to solve that. Right. So that's what we have done. अब इसके अंदर अगर आपका कोई सवाल यहाँ पे आ रहा है, if you have any question based on this, then please go ahead and ask a question. इसमें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, स्पेशली उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ पे, if they have any queries in this, please ask a question. क्योंकि आपके लिए आपका नया क्लास है, so that's why. In case if you have no questions, then yes, you can wrap this up. और एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपके कोई एग्जाम रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरीज होती है ना, समझो अगर आपको कोई टॉपिक सीखना है and it's super important for you, then do let us know in advance. So you can have that small 40-minute ka session and then we can do those things. Yeah, but you'll have to let us know in advance in that case. Right? Okay. So, alright then, people have some questions, I guess. Ayush, बताइए क्या सवाल है आपका? बोलिए. And people who don't have any questions, Sir. then yeah, they can drop.